हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पार्टी प्रदीप। मेरा नाम है पार्थ प्रदीप मजूमदार और इस चैनल पे आप लोगों को क्या मिलेगा शायद आप लोगों को पता है ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने वाले। वो क्या है कि सीजन 1 हम लोग का खत्म हो गया है बी वायरल शो का। अभी हम लोग का सीजन 2 एंड पहला एपिसोड सीजन 2 के वो आ रहा है बहुत जल्द। तो हमारे गेस्ट कौन है? क्या वो सेलिब्रिटी है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो एंटरप्रेन्योर है, क्या वो क्रिएटर है, वो कौन है, वो प्रोफेशनल है, वो कौन है? वो या जो भी है वो गेस्ट रह चुके हैं संदीप माहेश्वरी सर के, जो कि हमारे इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके गेस्ट रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी इनकी कहानी। उसके लिए हमारे साथ में आज हैं डॉक्टर मयूरिका दास, जिन्होंने पीएचडी करी हुई है साइकोलॉजी में। तो आई थिंक उनसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता आज हमारे पास इस टॉपिक की डेप्थ में जाने के लिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अभी हमारे साथ, जैसे कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो डायरेक्टली हम पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड कौन से टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा मैम से कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग संदीप माहेश्वरी सर्स पॉडकास्ट इन अ वेरी शॉर्ट, आप अगर कुछ कहना चाहती है। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया उसके लिए कि मुझे आपके साथ कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। देखिए, मैं यहाँ मुंबई में बैठी हूँ, आप वहाँ आसाम में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम आज रियल टाइम में बात कर रहे हैं। ये कितनी मज़ेदार चीज़ है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया टू कनेक्ट। आई होप आपका चैनल ग्रो करे और आई होप आपके पेरेंट्स बहुत बहुत प्राउड फील करे आपके काम को लेके। थैंक यू सो मच मैम, अब आप आए। अब आपके सवाल का जवाब देते हुए, दिल्ली जाना और श्री संदीप माहेश्वरी जी से मिलना एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने उनको कहा भी था कि शायद ये मेरे जीवन के उन अनुभव में से है जो शायद मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊंगी कि पता है क्या मैं संदीप माहेश्वरी से एक बार मिली थी और मौका ऐसा था और मुझे ये सब पता लगा। एक चीज जो मुझे पता लगी उनसे मिलके, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, माय एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग संदीप माहेश्वरी। उसमें मैंने कहा है कि मुझे पता लगा कि हर चीज का एक दाम चुकाना होता है। ओके, हर जो चीज जो चमकती है जरूरी नहीं वो सोना हो, लेकिन सोने का भी ना एक दाम चुकाना होता है। तो जो फेम हमको चाहिए होती है, उस फेम को मेंटेन करने के लिए काफी सारी मेहनत लगती है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें यूज करनी पड़ती है जब हम अपने आप के ऊपर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देनी पड़ती है। बहुत समझदारी से लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी होप्स एंड आकांक्षाएं होंगी। इन सारे लोगों को बैलेंस करके चलना ये बहुत मेहनत का काम है और बहुत जिम्मेदारी का काम है, और संदीप माहेश्वरी जी कर रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात है। और पिछले 10 सालों से देखिए, हम एक आप मैं कहूंगी कि देखिए, हम मोटिवेशन पे क्या ना क्या बोलते, क्या क्या बोले। ओके, हाँ, एक टाइम के बाद हम कितना बोलेंगे, सब बोल लिए, सब खत्म हो गया। लेकिन 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और ये इंसान हर हर हफ्ते लोगों को वो मोटिवेट करने के लिए नए नए वीडियोस के साथ लोगों के बीच आ रहे हैं, और हफ्ते में 2 बार आते हैं, और हर वीडियो में बढ़िया कंटेंट होता है। कि कितना मेहनत का काम है, कितना डिवोशन, कितना पैशन लगता होगा। ओके, तो ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन मैंने उनमें देखा और उनकी टीम में भी देखा, साथ में उनकी टीम भी काम करती है, अकेले इंसान नहीं है, बहुत एक इफेक्टिव टीम को लीड करते हैं। तो डिवोशन है उनके अंदर, पैशन है उनके अंदर, उनकी टीम और उनके अंदर ब्रिलियंस है, और ऑनेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उनके अंदर है, कि कुछ बेचने का नहीं ट्राई कर रहे हैं। हाँ, that's फैंटास्टिक। हाँ, वो एकदम बहुत सही बड़ी है। बात यस मैम डेफिनेटली, क्योंकि हाँ मैम, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई कुछ बेचना चाहता है ताकि कुछ क्रिएट करता है ताकि कुछ बेच सके। लेकिन सर है कि राइट। बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंस बहुत किया है। इनफैक्ट मैं भी आज अगर यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ तो शायद कहीं ना कहीं सर का ही हाथ है। तो वो श्रेय सर को जाता है डेफिनेटली।
एनीवे, कमिंग टू द टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक्स थोड़े सेंसिटिव है एंड लेकिन एजुकेशनल है। एंड जो मेरे ऑडियंस है, जो कि काफी बच्चे हैं, मतलब क्लास 10 के, क्लास 12 के, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मेडिकल के बच्चे हैं, तो जो भी बच्चे हैं वो बच्चे के लिए शायद ये टॉपिक सही रहेगा, ताकि वो लोग डील कर सके अच्छे से इस टॉपिक, ये सभी टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू स्टॉप पॉर्न एडिक्शन। क्योंकि ये एडल्ट में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि एडल्ट में ये इंडल्ज होते हैं, वो लोग एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो काफी सारी वेब सीरीज भी आ चुकी है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं जो कि ये सब प्रमोट करते हैं इनडायरेक्टली। एंड तो वही एक बात है। तो इस टॉपिक पे मतलब आप क्या देखते हैं मैम, कैसा क्या होना चाहिए, मतलब एडिक्शन मतलब कैसा है, मतलब बुरा है? डेफिनेटली बुरा तो है। तो आप कैसे देखते हैं मैम इसको? पॉर्न एडिक्शन पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आई हैव सीन, आई which हैव were सीन। the first videos, which were the first videos from my channel, first or the second slot of videos that started doing very well, जो बहुत अच्छा करने लगे। and there was suddenly, क्योंकि मैं तो फेमस भी नहीं थी, अब अभी भी फेमस नहीं हूँ मैं, लेकिन आप है। फिर भी नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ मुझे पता आप है है, मैम। जिस दिन होगा उस दिन मुझे पता होगा। लेकिन एनी विच वेज फेमस होना वो मेरा मेन मुद्दा नहीं था। मेरा मुद्दा था कि मेरे पास जो नॉलेज है, क्या मैं उस नॉलेज को शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने पोर्नोग्राफी एडिक्शन के ऊपर डिटेल्स में 3 वीडियोस बनाए हैं। तो आई विल जस्ट ट्राई के वो बातें मैं कंटिन्यू करके आपको नहीं कहूंगी जो मैंने ऑलरेडी बोली हुई है, कुछ नया बोलने की ट्राई करूंगी। तो आई वुड से कि देखिए, पोर्नोग्राफी इंसान क्यों देखता है और कब से देखने लगता है। आप ये तो नहीं देखेंगे कि 3 साल 5 साल के बच्चे पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, वो तो नहीं होता है ना। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से शुरू होता है, शायद 9 साल 10 साल के बाद से। ओके, एक एवरेज हाँ हम समझ सकते हैं, जब धीरे धीरे इंसान को पता लगने लगता है। तो ना, हाँ इस चीज को, ये पेरेंट्स को क्या लगता है कि मेरा टेडी बेयर जैसा बच्चा हमेशा टेडी बेयर ही रहेगा। लेकिन ऐसा सच में ऐसा नहीं है। बच्चे ये जो टेडी बेयर जैसे क्यूट क्यूट है, ये धीरे धीरे बड़े होंगे और इतने बड़े होंगे कि अपने खुद के टेडी बेयर पैदा कर सके। सो पेरेंट्स को कहीं पे ना इस चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है कि बच्चों में एक जिज्ञासा होगी, और अगर हम ओपनली उनके साथ सेक्सुअलिटी, पोर्नोग्राफी, सेक्स, इन चीजों को लेके बात नहीं करेंगे ना, तो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्यूरियोसिटी तो है ही, एक तो मेंटल है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल है, उसकर से सोशल है। तो ये सारी चीजों का जो मिक्सचर होता है ना, कि मुझे जानना है, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे अंदर से अच्छा लगने लगा है ऑपोजिट जेंडर या सेक्सुअलिटी रिलेटेड कुछ देखना। अगर हीरो हीरोइन को किस करता है तो मुझे बॉडी में एक सेंसेशन होती है। ऐसा क्यों होता है? और ये सेंसेशन तो अच्छी है, मुझे तो ये रिपीट करना है। सो पेरेंट्स अगर क्लियरली इस बात को डिस्कस करेंगे ना कि क्यों होता है, कैसे होता है, तो फिर शायद बच्चों को पोर्नोग्राफी के तरफ जाने का रुझान कम हो जाएगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये कि अगर पोर्नोग्राफी नहीं देखेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, एक चीज को निकालना मुश्किल है, उसको रिप्लेस करना आसान है। तो अगर आप कहेंगे कि आज से मैं कोक नहीं पीऊंगा, कोका कोला या पेप्सी नहीं पीऊंगा, सोडा एरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीऊंगा, वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि आज से मैं नींबू पानी पीऊंगा उसके बदले, सो देन इट बिकम्स इजियर। ओके, तो पोर्नोग्राफी को रिप्लेस करना जरूरी है। और बच्चों के लिए आई थिंक हम पोर्नोग्राफी को वो सेक्स एजुकेशन की किताबों से रिप्लेस कर सकते हैं। इंडियन ऑथर्स ने लिखी हुई सेक्स एजुकेशन की बहुत सारी किताबें हैं। मे बी आप कुछ किताबों का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हाँ सकते हैं। ओके, देयर आर सम गुड ऑथर्स, जैसे कि नियति शाह एक बहुत अच्छी ऑथर है जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन में लिखती है। डॉक्टर राजन भोसले एक अच्छे ऑथर है जो कई सालों से सेक्सुअलिटी एजुकेशन में काम कर रहे हैं। तो किताबें तो अवेलेबल है, पेरेंट्स को बस ये मान लेना है पहले कि हाँ ये होने वाला है। तो इस बात को लेके हम ओपन रहते हैं
ये मेरे दादा के लिए भी हुआ था, मेरे पिता के लिए भी हुआ था, मेरे लिए भी हुआ था, तो मेरे बच्चे के केस में भी होगा. सो देन इट इज ओके. फिर सेक्सुअलिटी एजुकेशन. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि देखिए, पॉर्न एडिक्शन किसी को रातों रात नहीं हो जाता. ओके, एक दिन आपने पॉर्न देख लिया और पॉर्न एडिक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता. पॉर्न एडिक्शन धीरे 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 पड़ता है. क्यों? क्योंकि हम हमारी जिंदगी में हर रोज जब बोर हो रहे हैं, जब अकेले रह रहे हैं, जब दोस्तों के साथ अकेले बैठे हैं, मौका मिल रहा है, सो प्लेजेंट फिजिकल सेंसेशन पाने के लिए या अराउजल पाने के लिए पोर्नोग्राफी को देखते हैं, इसको कई कई बार रिपीट करते हैं, और फिर जाके कुछ टाइम में आप देखने लगते हैं कि आपको पॉर्न एडिक्शन हो जाता है. फिर बस देखना ही है. फिर आपके कंप्यूटर में फोल्डर के फोल्डर भरे हुए हैं, या आप हमेशा ही पॉर्न हब में जा रहे हो और जितने भी XXX साइट्स है वहां बार बार विजिट कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा. तो अगर आपको बंद करना है ना, तब भी आपको यही समझना है कि पॉर्न एडिक्शन अगर रातों रात नहीं हुआ, तो ये एडिक्शन रातों रात छूटेगा भी नहीं. Are you सही है, with सही. me? आप यस मैम. अगर किसी को छोड़ना है तो फिर वो एक दिन नहीं देखेगा, 2 दिन नहीं देखेगा, तीसरे दिन देख लेगा. फिर उसके बाद ये नहीं सोचने का, छी मेरा गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब तो देखना ही पड़ेगा मेरा, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये नहीं कहने का. चौथे दिन से वापस डे 1 से काउंट करो. 1 दिन नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, 3 दिन नहीं देखा. आप देखिए कि कितने दिन आप बिना देखे गुजार सकते हैं. इस चीज के हाँ, ऊपर आप फोकस कीजिए. हाँ, एक बार में ऐसा हुआ कि मैंने लेट से 1 हफ्ते नहीं देखा, फिर मैंने देख लिया. फिर हो सकता है मैंने 3 दिन नहीं देखा, फिर मैंने देख लिया. लेकिन फिर वापस से नहीं देखने का रिकॉर्ड बनाना शुरू कीजिए. इस बार हो सकता है आप 1.5 महीना 3 महीना तक जाए और आप नहीं देखे पोर्नोग्राफी, और फिर हो सकता है फिसल जाए, फिर वापस से स्टार्ट करो. सो ये एक स्ट्रैटेजी है. लेकिन ये सेकंड स्ट्रैटेजी है कि आप अपने स्ट्रीक के ऊपर काम कीजिए. बहुत सारे हैबिट स्ट्रीक्स के एप्स भी आपको मिल जाएंगे. हाँ तो जी. आप अपने स्ट्रीक के ऊपर काम कीजिए और उसे नोट कीजिए कि एक बार में मैं कितने कितने टाइम तक बिना देखे रह सका हूँ. ये मत अपने आप को कहिए कि वंस एंड फॉर ऑल हमेशा खत्म हो जाएगा और फिर मैं पॉर्न कभी देखूंगा ही नहीं. ऐसा नहीं होने वाला. जाते जाते चला जाएगा हैबिट. ओके. एंड तीसरी चीज जो मैं कहूंगी वो ये है कि आप ना अपने अंदर एक दूसरे पॉजिटिव हैबिट को बिल्ड करने की शुरुआत कीजिए. तो आप यस, देखेंगे ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा. यानी कि आप कोशिश कीजिए कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करें. डेफिनेटली. आप कोशिश कीजिए कि अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें और ऑपोजिट जेंडर के लोगों से ज्यादा दोस्ती बढ़ाएं. आप समझ रहे हैं? तो जैसे ही आप देखेंगे आप अपने डेटिंग लाइफ में पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो आपको पोर्नोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे ही आपके पास बात करने के लिए, अगर कोई लड़का है उसके पास बात करने के लिए रियल लड़कियां हैं, ओके, असली लड़कियां हैं, बहुत सारी 3 4 5 फ्रेंड्स है जिसके साथ वो बात कर सकता है. ओके, उनमें से हो सकता है वो किसी के साथ डेटिंग रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है. अगर ऐसा हो रहा है, सो जब आपके पास रियल आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छा करने लगेगी, और वो अच्छा कब करेगी? जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, तब डेफिनेटली. ऑटोमेटिकली आपको पोर्नोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस, यस मैम, आई ऑल्सो टोटली एग्री विथ इट. मतलब ये सिर्फ जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो स्कूल्स में भी डिस्कस नहीं करते. इनफैक्ट टीचर्स भी मतलब स्किप कर देते हैं उस चैप्टर्स को. पेरेंट्स भी मतलब शर्माते हैं कि मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा सही है, बाकी बच्चे खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा ये सब नहीं करता है. लेकिन बच्चे को तो यार पता है वो खुद क्या करता है. तो ये बहुत जरूरी है. एंड जो ये डिस्कशन हुआ है वो आई थिंक बच्चों को बहुत काफी मदद मिलेगा, क्योंकि एनर्जी को हम लोग स्टॉप तो राइट. नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते किसी अच्छे स्किल को बिल्डअप करने के लिए. ये एक सही राइट. तरीका है वैसे. ठीक है. बात मैं कहूंगी कि पेरेंट्स में ना एक डर होता है कि यस. अगर मेरे बच्चे को सेक्सुअलिटी का नॉलेज हो गया तो वो हाइपर सेक्सुअल हो जाएगा. ओके. हाँ. और हाइपर
हाइपर सेक्सुअल हो जाने के बाद फिर उसके बाद मेरे बच्चे को दूसरे लोग पसंद नहीं करेंगे, मेरे बच्चे की जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ बढ़ जाएगी। हाइपर सेक्सुअलिटी में तकलीफ हो सकती है, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड कि ये सच बात है। लेकिन ये सच बात नहीं है कि नॉलेज से हाइपर सेक्सुअल हो जाते हैं। ओके, यस यस मैम, जैसे यस कि यस मैम। ये उतना ही अजीब है। अगर आपके बच्चे को खाना बनाने का नॉलेज हो गया तो क्या वो सुबह से लेके शाम तक खाना ही बनाएगा क्या? नहीं मैम। नहीं करेगा ना। अगर आपके बच्चे को घर साफ करने का नॉलेज है तो क्या वो सुबह से लेके शाम तक घर ही साफ करते बैठेगा? नहीं करेगा ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम बच्चे को नॉलेज दे देंगे ना, जरूरी नहीं है उसका मतलब वो इस नॉलेज को वो प्रैक्टिस में लाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता, आपको डर लग सकता है कि आपके बच्चे फिर स्कूल में दूसरे बच्चों को जाके बताएंगे, तुझे मालूम है मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि बच्चे कहाँ से आते हैं। हाँ, बच्चे बोलेंगे ऐसा नहीं। बच्चे बोलेंगे इतना कूल मम्मी तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है। सो वे तो यार मारते हैं लेकिन सुबह से बच्चे रात। बहुत स्मार्ट होते हैं। हाँ, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आप बच्चों को सिर्फ बता देंगे ना कि सारे पेरेंट्स इस लेवल के ओपन नहीं होते अपने बच्चों के साथ, सो आई वुड प्रेफर कि तुम इसे क्लास में डिस्कस नहीं करो। करोगे ना तो फिर दिक्कत होने लगेगी। अगर दिक्कत होगी भी तो भी हम हैंडल कर लेंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है कि हम हैंडल नहीं कर सकते। होगी भी तो भी हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन प्रेफरेबली तुम्हारे जितने भी सवाल है वो तुम मुझे आके बताना, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। हाँ वो सही है मैम, डेफिनेटली। आई थिंक बच्चों को काफी क्लियर हो गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के आंसर्स में। एंड नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है कि यार हमें हमारे कुछ मतलब ड्रीम्स होते हैं, बच्चों के कुछ ड्रीम्स होते हैं डेफिनेटली, लेकिन पेरेंट्स टोकते हैं उस ड्रीम को। पेरेंट्स रोकते हैं, मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर होगा। हाँ, ये 90% केसेस में होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स सही होते हैं, बच्चे गलत होते हैं, क्योंकि बच्चे के शायद ड्रीम्स ही गलत है। तो पेरेंट्स को पता होता है क्योंकि उनके उनके पास एक्सपीरियंस है। तो इस मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब जो बच्चे के ड्रीम्स है उसे फुलफिल करना चाहिए पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके, जबकि पेरेंट्स सही भी हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स गलत भी हो सकते हैं? तो आप क्या देखती है मतलब इसमें? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए पेरेंट्स को ना, जैसे अगर हम समझेंगे कि आप, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप असम के बाहर कहाँ पे गए हैं? और मतलब असम के बाहर अरुणाचल में गया हूँ बस, बाकी ओके। नहीं, और बाकी नहीं गया। अरुणाचल में आप, ओके, अरुणाचल आप कैसे गए थे? हम लोग का हॉस्टल पिकनिक, हम लोग, मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो हमारे हॉस्टल में पिकनिक होता है, तो उसी से हम लोग बस में ट्रेवल करके गए थे अरुणाचल में। वहाँ पे पिकनिक स्पॉट होता है, तो बहुत अच्छा प्लेस है, ओके, आप भी आइए कभी। फैंटास्टिक, लवली, मैं भी आऊंगी। ओके। अब पार्थो, अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे, लेट्स से आपका कोई जूनियर है, वो आपसे पूछे कि अरुणाचल कैसे जाना है, तो आप उसको बताएंगे कि भाई तुम हम बाय रोड या बस में करके ऐसे ऐसे जा सकते हैं। लेकिन हाँ अगर वो आपको कहे कि नहीं लेकिन मुझे फ्लाइट में जाना है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाय रोड नहीं जाऊंगा, मुझे फ्लाइट में करके जाना है, सो हाँ। आप उसको बोलेंगे अरे नहीं यार फ्लाइट में मत जाओ, इतना भी कुछ ये डिस्टेंस नहीं है, मजा आएगा तुमको, बाय रोड जाओगे ना तो सीनरी बहुत अच्छी है, सब बहुत मजा आएगा तुमको। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं लेकिन मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे बाय रोड नहीं जाना है, बाय रोड में मुझे टाइम लगेगा, तो मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना है, इसका कुछ, इसलिए मैं फ्लाइट से जाऊंगा। लेकिन फ्लाइट में बहुत सारा खर्चा भी तो होगा। नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मुझे फ्लाइट में ही जाना है। ओके। हम्म अब आप उसको बाय रोड जाने के लिए इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि बाय रोड का रास्ता कैसा है, आपको पता है ये किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन से ढाबे रास्ते में पड़ते हैं, कितने टोल नाकाज है, सब कुछ आपको पता है। और आप उसको अपने नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से गाइड कर रहे हो, आप उसके लिए बेस्ट चाह रहे हो। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अरुणाचल पहुंचने का एक ही रास्ता है बाय रोड। हाँ। वहां पे हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं, वहां से हम किसी और तरीके से भी जा सकते हैं, लाइक किसी और शहर से होके वाया होके भी जा सकते हैं, राइट? सो हम्म ठीक उसी तरीके से ये मैटर करियर का भी ऐसा ही है। अगर पेरेंट्स डॉक्टर्स है, और डॉक्टर्स का तो बहुत एग्जाम्पल लिया जाता है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना के ही छोड़ते हैं।
हाँ ये सही है। इन मेनी केसेस बट नॉट इन ऑल केसेस। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ जिनके जिनके बच्चे डायरेक्शन में है, मूवी मेकिंग में है, या फिर जिनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल्स में है। सो जरूरी नहीं है। तो लेकिन ये हम कहते हैं कि पेरेंट्स जिस रास्ते को अच्छे से जानते हैं वो भी अपने बच्चे को बोलते हैं कि यार तुम भी यही वाला रास्ता लो, ठीक है, तुम ये रास्ता रास्ता लो तो तुमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम्म। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स की बात मान लेंगे, यू नो, मे बी उनको नहीं ज्यादा एडवेंचर करना, कुछ नया डिस्कवर नहीं करना, देर ओके, ठीक है, मेरे पेरेंट ने बोला है ना कि इस रास्ते से जाने का तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते। कुछ बच्चों को ना अपनी खुद की डिस्कवरी करनी होती है, उनको अपने खुद के हिसाब से कुछ ढूंढ के निकालना होता है, एक नया रास्ता ढूंढ के निकालना है, उनको नया कुछ पता करना है। और शायद नया रास्ता वो एक अमेजिंग कोई नया रूट ढूंढ के निकालेंगे, या या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो फ्लॉप हो जाएंगे। हम्म। आयु विद, हो सकता है वो फ्लॉप हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। हम्म। अब पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो ठीक वही रोल निभाए जो सिर्फ एक पेरेंट ही निभा सकता है, विच इज अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट का रोल। क्योंकि हाँ। देखिए दुनिया में आपके पेरेंट के अलावा हम्म। ऐसा कोई नहीं है जो आपको अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट देगा। ऐसा कोई नहीं है जो बोलेगा ठीक है मैं नहीं खाता तू खा ले, खुद भूखा रहे। ऐसा कोई नहीं है जो दिवाली या ईद या क्रिसमस पे खुद कपड़े नहीं खरीद के आपको नए वाले कपड़े या आपके जूतों के ऊपर भी ज्यादा खर्चा करेंगे, खुद ये नहीं लेंगे। ऐसा सही है। कोई नहीं करता, सिर्फ पेरेंट ही करते हैं। सो पेरेंट को जरूरी है कि पेरेंट अपने बच्चे को अलाउ करे कि वो शायद कुछ नया डिस्कवर करते हुए गिर जाएंगे, और गिर जाने पे बच्चे के साथ वो बाजू में खड़े रहे। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि उसको उठाए ही, ओके, मे बी जस्ट बाजू में खड़े रहना इज ऑल्सो इनफ कि तुम अगर इधर अकेले अकेले चल के इस रास्ते से गुजर सकते हो, तुम अगर गिर भी सकते हो तो तुम उड़ भी सकते हो। सो हम्म। पेरेंट का इतना कहना भी काफी होता है दैट इफ यू मेक अ मिस्टेक, कि अगर बच्चे को लेट्स से टैटू आर्टिस्ट बनना है ऑफ एवरीथिंग, ओके, और पेरेंट बोल रहा है कि यार तुमको डॉक्टर बनना है, और क्या होता है 12th के बाद ही ये डिसीजन लेना है। वो एक हाँ। साल के अंदर, वो 18 से 18, 17 टू 19 के अंदर कुछ अपनी पूरी जिंदगी का सब कुछ 17 टू 19 के अंदर डिसाइड कर लेना है, दैट इज टू इम्पॉसिबल। मच। पॉसिबल टाइप, क्योंकि बच्चे की मेंटल ग्रोथ इतना पहुंचता ही नहीं है कि वो एक लाइफ का डिसीजन पूरे मतलब 9 to जॉब करना होगा या फिर बिजनेस भी करना होगा, मतलब इतना टाइम देना होगा उसे करियर पे, जो कि 2 साल में या 1 साल में डिसीजन लेना होगा। काफी मुश्किल है। डिसीजन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप सोचिए हम अगर 60 सालों तक जिएंगे, या यू नो अगर हम 60 भी अगर पकड़े, सो अगले 40 सालों का डिसीजन आपको 3 साल के अंदर ले लेना है, 3 या 2 साल के अंदर 40 सालों का डिसीजन लेना है। इज इट रियली पॉसिबल? बड़ी बड़ी कंपनीज भी अगर फोरकास्टिंग करने बैठे अपने बड़े टीम्स को लगा दे, लेकिन वो अगले 40 सालों का डिसीजन 2 साल में नहीं ले सकते। मे बी दे कैन डिसाइड फॉर 5 years, मे बी दे कैन डिसाइड फॉर 4 years, 10 years, लेकिन अगले 40 साल में कैसे क्या दुनिया बदलेगी हम नहीं जान सकते। सो ये सोचना कि आज मेरा बच्चा बोल रहा है टैटू आर्टिस्ट बनने का, तो जिंदगी वो टैटू ही बनाते रहेगा क्या? शायद नहीं करेगा, ओके। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनको सही नॉलेज दीजिए, एंड बी सपोर्टिव कि वो मिस्टेक करके अपने मिस्टेक से कुछ सीखेंगे। ऐसे हमारे दुनिया के कई कई सारे बड़े लेजेंड्स रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मिस्टेक्स किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे स्टीव जॉब्स, ओके, कई बार रास्ते पे आए हैं, हाँ ओके, हाँ लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में कमाल करके दिखाते हैं। हाँ हाँ सो डेफिनेटली। दे कैन डू समथिंग बिग। ये हार्ड वर्क करना, सही को सक्सेस के लिए हार्ड वर्क जरूरी है। दैट इज, आप चाहिए तो पत्थर पे वो लिख लो खोद खोद के सक्सेस के लिए हार्ड वर्क जरूरी है। सो पेरेंट्स चाहते हैं कि कहीं पे बच्चे वो करें जो सेफ है
ओके, जो उनको पता है। लेकिन पेरेंट्स को जरूरी है कि वो अपने बच्चे के ऊपर ये प्रेशर नहीं डाले कि वो 40 साल का डिसीजन 2 साल के अंदर ही ले ले। वो अपने बच्चे को तैयार कर सके कि उस लेवल के लिए बच्चा डिसीजंस ले सकेगा, सही डिसीजंस। और अगर गलत डिसीजन ले भी लिया, ओके, क्योंकि डिसीजन सही है गलत है हमको बाद में ही पता चलता है, अगर गलत डिसीजन ले भी लिया तब भी वो अपने आप को संभाल सकता है। ये एक जरूरी चीज है जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये करने की तैयार करने की जरूरत है। और कई बच्चों के लिए देखिए जरूरी है कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप ये समझो कि आप अपने पेरेंट्स की सारी बातें तो नहीं मान सकते, ओके, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स की सब बातें मानेंगे। लेकिन ऐसा भी मत करो कि आप अपने पेरेंट्स की कोई भी बात नहीं मानते। हाँ, अगर आप लार्जली ओबीडियंट है, अगर आप लार्जली ओबीडियंट है, यानी कि एक समय पे उठते हैं, सही समय पे सोते हैं, गलत आदतें आपको नहीं है, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, और फिर जाके आप अपने करियर को लेके बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि नहीं मुझे यही काम करना है, भले वो मॉडलिंग करना है या फिर भले वो क्या एयरलाइंस की नौकरी करनी है या फिल्म लाइन में जाना है या जो भी है, आप अपने बाकी कामों को अगर सही रखेंगे ना, आप अपने पेरेंट्स को दूसरे तरीके से संतुष्ट रखेंगे, तो फिर आप अगर एक चीज पे जोर देके कहेंगे कि नहीं मैं यही करना चाहता हूँ, तो कभी पे आप देखेंगे आपके कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ है ना वो आपको ज्यादा सपोर्ट देगा और आपके पेरेंट्स भी बहुत आसानी से आपकी बात मान लेंगे। So Yes. you have to be strong in whatever you do and be a pleasant person to live with, एक Yes, ऐसा ma'am. बच्चा बनिए, एक ऐसा घर का फैमिली मेंबर बनिए जिसको फैमिली में पाके फैमिली मेंबर्स बहुत खुश है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बात मानने लगेंगे। यस यस मैम, डेफिनेटली। मतलब पेरेंट्स को भी दिखता है बच्चों की आंखों में कि वो बच्चा वाकई में सीरियस है या फिर मतलब ऐसे ही हवा हवा में बात कर रहा है, तो राइट, पेरेंट्स को भी हवा दिखता हवा में है। बात कर रहा है। हाँ, दिखता बिल्कुल है। बिल्कुल। यस मैम, डेफिनेटली। आई थिंक बच्चों को यह काफी क्लियर हो गया होगा, मतलब इस पर्टिकुलर आंसर से कि कैसे चूज करना है या फिर क्या करना है। एनीवे मैम, तो क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और काफी बच्चे यहाँ पे क्लास 10 के 12th के हैं, तो वो इन फ्यूचर साइकोलॉजी को परस्यू कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे डोमेन्स को। तो मैम आप हाँ, बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो कैसे परस्यू करे, कहाँ पे एडमिशन ले, या फिर क्या मतलब माइंडसेट होना चाहिए लेने के लिए, या ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, थोड़ा आइडियाज बच्चों को शेयर। देखिए साइकोलॉजी को अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो आप या तो साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं या साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं या आप साइकाइट्रिक सोशल वर्कर बन सकते हैं, ठीक है। तो साइकाइट्रिस्ट अगर आपको बनना है तो आपको एक मेडिकल डॉक्टर बनना है, तो आपको एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करके फिर उसके बाद डिप्लोमा इन साइकाइट्री करना है या फिर डिग्री इन साइकाइट्री करना है, वो डीएनबी हो या फिर कुछ लोग डिग्री करते हैं, एमएस करते हैं, इस तरीके की बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं। यस मैम। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, तो आप साइकाइट्रिस्ट बन जाते हैं जो मानसिक बीमारियों की दवाइयां लोगों को देते हैं। ओके, अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स को कहीं पे 11th स्टैंडर्ड से ही चाहे तो वो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके ग्रेजुएशन लेवल में उनको साइकोलॉजी एक पेपर होना चाहिए, फिर उनको साइकोलॉजी में मेजर्स करना चाहिए और फिर उनको साइकोलॉजी में मास्टर्स, एक बार साइकोलॉजी का बीए हो गया, बीए साइकोलॉजी हो गया, फिर उनको एमए साइकोलॉजी पढ़ाई करनी है। एमए साइकोलॉजी पढ़ाई हो जब जाएगा उनका, तब वो थोड़े बहुत काउंसलिंग के काम ये सब ले सकते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को याद रखना कि अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन को लेके धीरे धीरे काफी सीरियस बन रही है, तो आने वाले समय में जैसे विदेशों में साइकोलॉजिस्ट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इंडिया में डॉक्टर्स का होता है, उतने सारे साइकोलॉजिस्ट का नहीं है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इंडिया में अभी फिलहाल के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर देता है और आपको आरसीआई के ही कॉलेज से
रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉलेज से ही अपना मास्टर डिग्री करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो आपको MA MSc आप वहां से कर सकते हैं। एक और चीज होती है, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए आप MPhil एक प्रोग्राम था पिछले साल तक कि MPhil आप RCI से करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा चेंजेस चल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी क्लियर नहीं हुई है, तो MPhil को गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है। अभी तो MPhil होगा ही नहीं कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया देयर इज नो MPhil डिग्री। लेकिन जो फिर रजिस्ट्रेशन मिलता था उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नए पॉलिसीज बनाई। मेरे ख्याल से अभी के लिए गवर्नमेंट ये समझती है, लोगों को भी समझना चाहिए कि मनोवैज्ञानिकों की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। ओके, आप कोशिश कीजिए कि आप पढ़ाई करते जाए। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर तो हो ही जाएगा, लेकिन आप अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करते जाए। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके थोड़े कंफ्यूजन है, लेकिन वो समय के साथ क्लियर हो ही जाएंगे। Read as much as you can about counseling, और जब भी हो सके तब आप ऑब्वियसली किसी से चार्ज मत कीजिए, लेकिन लोगों की बात सुनिए, लोगों को मदद कीजिए। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात बताना चाहते हैं, तो आप YouTube पे वीडियोस देखिए, बहुत सारा कुछ अवेलेबल है जो पहले अवेलेबल भी नहीं था, तो अभी आप वो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस मैम, डेफिनेटली मैम। और ऐसे भी अभी मतलब हमारे इंडिया के लोग स्पेशली मतलब साइकोलॉजी पे इतना बिलीव नहीं करते हैं। मतलब अगर जुकाम हो गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड वही आपके फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट डेफिनेटली करता होगा। तो ये बहुत जरूरी है मतलब। एंड अभी तो क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो बच्चे काफी मतलब परेशान है, तो वो लोग मतलब रिलेट कर पाएंगे कि कितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलर डोमेन। एकदम। यस मैम। तो ये आई थिंक ये बहुत सही है मतलब बच्चों के लिए, अगर वो ये परस्यू भी करते हैं। एंड इनफैक्ट मतलब अगर कोई बच्चा डिग्री लेता भी नहीं है फिर भी वो अपने दोस्त का ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या फिर सुन सकता है, तो वो भी सही है। जैसे कि संदीप सर भी बहुत बढ़िया चीज, लेकिन वो फिर भी वो साइकोलॉजी के ऊपर बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कुछ जानते हैं, कितने ज्ञानी इंसान हैं। तो हम ज्ञानी बनने के लिए बस हमें ज्ञान को जमा करते करते जाना है। तो आप भी एक बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट से भी अच्छे बन सकते हैं अगर आप नॉलेज गैदर करते जाए और निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते जाए, तो फिर आप बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट से भी आगे जा सकते हैं। यस। मुझे तो ये हम लोग का बी वायरल शो ये पहला पॉडकास्ट था ऑनलाइन, जो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपको इनवाइट करके। मतलब थैंक्स टू गॉड कि मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे रिप्लाई भी करेगी, लेकिन थैंक्स टू द ऑलमाइटी दैट आपने रिप्लाई किया, अपना कांटेक्ट नंबर दिया, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए एंड अपने नॉलेज को शेयर किया। कोई बात नहीं है, आपका तो चैनल पे बहुत ज्यादा ग्रो होगा, ये तो बहुत श्योर है, बस मेरा भी थोड़ा ग्रो हो जाए। जरूर ग्रो करेगा। जो भी लोग चैनल ग्रो कराने की कोशिश करते हैं, मैं उनको कहूंगी कि देखिए, आपको ना बहुत सारे फेसबुक और अलग अलग जगहों पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कोर्सेस दे रहे हैं कि आप कैसे अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। हमारा कोर्स ज्वाइन करो फॉर 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 3000 व्हाटएवर। उन कोर्सेस को करने की जरूरत नहीं है। आई नो मैम, आई नो। हाँ, क्योंकि YouTube पे अगर ग्रो करना है तो YouTube ने ही तो क्रिएटर्स एकेडमी स्टार्ट किया है। आप अगर अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो क्रिएटर्स एकेडमी में जाइए और क्रिएटर्स एकेडमी के वीडियोस को फॉलो कीजिए। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो के ऊपर थोड़ा सा चेंज करके उसके थंबनेल पे चेंज करके लिखा हुआ है माय फर्स्ट वीडियो, क्योंकि अगर कोई भी यूट्यूबर है, मैं चाहती हूँ वो देखे मेरे फर्स्ट वीडियो को और मेरे लेटेस्ट वीडियो को, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरा भी मैम, सेम मैम, मेरा भी वही तो है। हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, एंड आई एम होपफुल के समय के साथ और भी हम अच्छा कंटेंट लोगों को सामने दे सकेंगे। देखिए, मैंने यूट्यूब में ना जाने का मेरा रीजन यही था कि मुझे लोग कई बार मेंटल हेल्थ के बारे में या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करने देते।
वो लोग मुझे बुलाते हैं मंच पे कि आप आइए कुछ बोलिए, लेकिन सिर्फ सॉफ्ट टॉपिक्स पे बात करने के लिए बोलते हैं। एंड मुझे हमेशा लगता है कि क्यों हम सिर्फ सॉफ्ट टॉपिक्स पे क्यों बात करें, जो असल में लोगों की समस्या है, पोर्नोग्राफी है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई और समस्या है, हम उस समस्या पे क्यों नहीं, हाँ जो रियल प्रॉब्लम्स है हम उस पे क्यों नहीं बात करें। तो तो इसलिए मैंने YouTube स्टार्ट किया एंड इट इज ये लोगों की कम्युनिटी है, पता है ये कि इंडिया के आम लोग, जैसे आपने कहा ना आप ग्रेटफुल, ऐसे ग्रेटफुल होने की कुछ जरूरत नहीं है, आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, और यूट्यूब ने हमको एक पावर दिया है कि हम किसी बंधन में नहीं बंधे रहें और सच बोले। ओके तो जैसे कि अगर कोई मूवी बनाता है, ओके तो फिर उसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के दबाव के नीचे आना पड़ेगा, बड़े एक्टर्स के हिसाब से इसको मस्का लगाओ उसको मस्का लगाओ। अगर मुझे किसी मंच पे जाके बात करना होगा तो जिन्होंने मुझे बुलाया है मुझे उनके ईगो के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, कि उनको बुरा नहीं लग जाए, उनके ऑडियंस को कहीं चोट नहीं लगे, मेंटली खराब नहीं लगे। लेकिन YouTube ने हमको फ्री कर दिया है, लोग जो चाहे ऑनेस्टली वो बोल सकते हैं, ऑनेस्टली कॉमेडी कर सकते हैं, ऑनेस्टली गाना गा सकते हैं, ऑनेस्टली अगर आप TVF देखें, सो आई लव TVF के प्रोग्राम्स, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स टू गुड के yeah, it's amazing. I feel that TVF is so in real contact with real India. बॉलीवुड इंडिया को शायद उतना अच्छे से नहीं समझता जितने अच्छे से TVF के शोज इंडिया को समझते हैं, कि इंडिया में आप और मेरे जैसे लोग हैं जो हमारे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस के नीचे रहते हैं और हमको ये अच्छा लगता है। यस मैम। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑडियंस को भी शायद पसंद आया होगा। थैंक्स मैम। ऑडियंस को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा एंड होप कि आपसे, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपसे, एंड आई होप कि आपसे और भी इन फ्यूचर कांटेक्ट करूं। अगर कभी मुंबई आओ तो आपसे डेफिनेटली मिलने का मौका मिले तो अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। कभी आसाम आऊंगी आपसे जरूर डेफिनेटली मैम, मैं आई विल बी रेडी। मुंबई आए तो डेफिनेटली। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। बाय।